Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take our pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Now, we will read rest part of chapter number 7. हमने यहाँ तक कर लिया था, यहाँ से हम शुरू करेंगे। मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा, ये लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा ही। इतनी बात कहकर राम निहाल चुप हो गया। मतलब पहले हमने पढ़ा कि राम निहाल घर छोड़ने वाला है, वो अपना सामान पैक कर रहा है, उसके हाथों में एक चिट्ठियों का बंडल है। तब वो रोने लग जाता है और श्यामा से अपने दिल की बात शेयर कर रहा है। ठीक है, अब वो श्यामा को कह रहा है कि वैसे तो घर जैसा सुख था, क्योंकि वो श्यामा के घर में रेंट पे रह रहा था, कि आपने मुझे कभी भी ऐसे फील नहीं करवाया कि आप एक किराएदार हो, बिल्कुल फैमिली जैसा माहौल था। फिर श्यामा ने क्या कहा इस बात पर, तो तुम काम की एक बात ना कहोगे, व्यर्थ ही इतनी। श्यामा और कुछ कहना चाहती थी कि उसे रोककर राम निहाल कहने लगा, मैं तुमको अपना शुभ चिंतक, मित्र और रक्षक समझता हूँ, फिर तुमसे ना कहूँगा तो यह भार कब तक ढोता रहूँगा। मतलब मैंने आपके साथ ये बात शेयर करनी ही है। यह चैत है ना? हाँ ठीक। कार्तिक की पूर्णिमा थी। मतलब चैत महीने के 15 डेज ख़त्म हो चुके थे और पूर्णिमा का दिन था। मैं कामकाज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था कि ब्रज किशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो, आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर घुमाते आओ, मुझे आज छुट्टी नहीं है। मतलब ब्रज किशोर बाबू जो राम निहाल का मैनेजर था, एज आई हैड टोल्ड यू इन ऑनलाइन क्लास, ब्रज किशोर बाबू राम निहाल का मैनेजर था। उसने उसे बोल दिया कि आज मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं और आप उन्हें घुमाकर ले आइएगा। मैंने स्वीकार कर लिया। ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदरी स्त्री निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। ब्रज किशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है। बजरा बेटा होता है ऐसी बोट जिस पर छत हो, छोटा सा घर सा बना होता है, दैट वन। बनारस में है मान मंदिर घाट, वहाँ पर बजरे बहुत होते हैं, लोग उनमें बैठकर घूमते हैं। निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा न होगी। इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है। मतलब आप राम निहाल के साथ घूमने जाइए। पुरुष के मुंह पर की रेखाएं कुछ तन गई। स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम आते हैं। हम लोग मान मंदिर पहुँचे। बजरे पर चांदनी बिछी थी। पुरुष मोहन बाबू जाकर ऊपर बैठ गए। पैड़ी लगी थी। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। मैं बजरे के कोने में खड़ा था। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं। उसने हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कान में
धीरे से उसने कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ हैं भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। मतलब थोड़े से साइको टाइप बनते जा रहे हैं, इसीलिए नाव में हम घूमने जा रहे हैं और चारों ओर पानी होगा, आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। मैंने कह दिया, कोई चिंता नहीं, किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख की सुरभित निश्वास अपनी अनुभूति दे रहा था। मतलब वो मनोरमा के प्रति आकर्षित हो रहा था और उसकी जो सुरभित निश्वास होती है, फ्रेग्रेंट ब्रीदिंग उसे फील हो रही थी। मैंने मन को शांत किया। चांदनी निकल आई थी, घाट पर आकाशदीप जल रहे थे और गंगा की धारा में भी छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई देते थे। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें और भी फैल गईं। उन्होंने कहा, मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? मतलब जो गंगा घाट पर लोग दीप पानी में बहाते हैं, उसका क्या मतलब है, वो मनोरमा से पूछ रहा है। मनोरमा क्या कहती है? गंगा की पूजा, और क्या? यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। जीवन के लघु दीप की अनंत की धारा में जीवन के लघुदीप को अनंत की धारा में बहा देने का यह संकेत है। आह, कितनी सुंदर कल्पना, कहकर मोहन बाबू जैसे उच्छ्वसित हो गए। मतलब वो खुश हो गए कि मैंने इतनी अच्छी इमेजिनेशन की। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी। मतलब फिजिकली वो ऐसे एक्सप्रेस कर रहे थे और उनका मन भी यही सोच रहा था। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा, देखा ना आपने? क्यों कहा? क्योंकि वो सोसाइटिकल बातें कर रहा था यहाँ पर कि जीवन के लघुदीप को, मतलब लाइफ को अनंत की धारा में बहा दो, मतलब मर ही जाओ। ठीक है, मैं चकित हो रहा था। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुँच गया था। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, और यह बांसों में जो टंगे हुए दीपक हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है, जीवन दीप को उसी ओर जाने के लिए यह भी संकेत है। सेम वही बात, सेम वही मीनिंग। फिर हाँफते हुए उन्होंने कहना शुरू किया, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है, मैं यह जानता हूँ। ओह, संसार की विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया है। मतलब लोग मुझसे धोखा करते हैं, विक्षिप्त होता है, बहुत ज़्यादा दुखी, मेरे हृदय को, दिल को दुखी बना दिया है, मुझे उससे विमुख कर दिया है। किसी ने मेरे मानसिक विपलवों में मुझे सहायता नहीं दी, मैं ही सबके लिए मरा करूं। मतलब कोई मेरी मन की भावनाओं को समझता ही नहीं है, मैं ही सबके लिए सब कुछ करूं। अब मैं यह नहीं सह सकता, मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है, जीवन में वह कभी नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा, तुमने भी मुझे, मतलब वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि तुमने भी मुझे धोखा दिया, क्योंकि वो मनोरमा के प्रति शक करता है कि उसका ब्रज किशोर के साथ गलत रिलेशन है, क्योंकि ब्रज किशोर ने जानबूझकर एक ट्रैप षड्यंत्र खेला है जिसमें उसे पागल बनाने की कोशिश की गई है मोहन बाबू को। ठीक है, सो दैट उसकी वो प्रॉपर्टी हड़प जाए। मनोरमा घबरा उठी। उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाऊं? राम निहाल को देखकर चुप रहूं? वह जान जाए, इसमें मुझे कोई भय नहीं। तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो? मोहन बाबू के श्वासों की गति तीव्र हो उठी। मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा। वह चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा सी निश्चेष्ट हो रही थी। मतलब स्टन रह गई बेचारी। मैंने सावधान होकर कहा, माँ जी अब घूम चलो। मतलब जो बोट को चला रहा था, माँ जी।
कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो चली थी। नाव मान मंदिर की ओर घूम चली। मैं मोहन बाबू के मनोविकार के संबंध में सोच रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे, ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूँ मनोरमा। उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। तो ओह, आप चुप न रहेंगे? मैं कहती हूँ, यह व्यर्थ का संदेह आप मन से निकाल दीजिए या मेरे लिए संख्या मंगा दीजिए। संख्या इज वन टाइप ऑफ पॉइजन, एक विष जहर का नाम है। संख्या मंगा दीजिए, छुट्टी हो, मतलब मुझे मार ही दीजिए। आपके मन का सिर्फ एक शक है, संदेह है, जो ये सब कुछ करवा रहा है। सिर्फ एक देख लो संदेह, जो एक जिसका कोई बेस भी नहीं है, उसके कारण उसकी वो पागल बनने वाला है। सिर्फ एक संदेह के कारण, एक शक के कारण। आगे मोहन बाबू क्या कहते हैं, स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे, मतलब अब वो बिल्कुल ठीक फील कर रहे हैं और मनोरमा से कह रहे हैं, तुम्हारा अपमान होता है सबके सामने, मुझे यह बातें न कहनी चाहिए, यह मेरा अपराध है, मुझे क्षमा करो मनोरमा। मतलब वो कन्फेशन कर रहा है। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे, मतलब वो फीट टच करने लग गया अपनी गलती मानते हुए। वह पैर छुड़ाते हुए पीछे खिसकी, मेरे शरीर का से उसका स्पर्श हो गया। वह क्षुब्ध और संकोच में ऊब शुभ रमणी जैसे किसी का आश्चर्य पाने के लिए व्याकुल हो उठी थी। मतलब वो बेचारी सैड भी थी और थोड़ी खुश भी थी कि मेरे पति अपनी गलती मान रहे हैं। मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना? सचमुच मैं देख रहा था। मतलब वो, क्योंकि मनोरमा के प्रति वो आकर्षित हो रहा था, इसलिए वो तो कह रही थी कि आप मेरे पति का हाल देख रहे हैं, बट वो जस्ट उसे देख रहा था। गंगा की घोर धारा में बजरा फिसल रहा था, नक्षत्र बिखर रहे थे और एक सुंदर युवती मेरा आश्चर्य खोज रही थी। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वय संदेह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी कि आप देखते हैं ना, तब मानो मुझसे प्रार्थना करती हो कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग्य उपहास देखने की वस्तु नहीं है। मतलब जो भी मेरे साथ हुआ है, मतलब वो चीज़ आप बिल्कुल अपने माइंड में ना रखना। इनडायरेक्टली वो ऐसा कहना चाहती थी। मैं चुप था। घाट पर बजरा लगा। फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैड़ी पर से संभलती उतरी और मैंने एक बार न जाने क्यों धृष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे। मैं मनोरमा के पीछे पीछे था, अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसने धीरे से मुझसे कहा, राम निहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता न कीजिएगा। मैं अवाक था। मतलब वो बेचारा क्या करता, ठीक है, इनडायरेक्टली मनोरमा उसकी हेल्प मांग रही थी। श्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से राम निहाल को देखा, क्योंकि ये पूरा सारा डिस्क्रिप्शन राम निहाल अपनी हिस्ट्री बता रहा था, अपना पास्ट बता रहा था, कि मेरे साथ क्या हुआ। श्यामा सुन रही थी। फिर श्यामा ने बड़े गौर से राम निहाल को देखा। वह चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और भी है, कुछ है या बस? राम निहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ और भी कुछ है। वही कहो ना। कहता हूँ। मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रज किशोर बाबू यह चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत से पागल मान लिया जाए और ब्रज किशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाएं, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट संबंधी थे। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरों को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है। सिर्फ एक आधारहीन शक के कारण वो पागल तक बनने वाला है। तुम जो यह चिट्ठियों का बंडल देख रही हो, वह मनोरमा का है। राम निहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा।
राम निहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है? सो ठीक ही है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? अब श्यामा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम्हें संदेह हो रहा है कि तुम समझते हो मनोरमा तुमको प्यार करती है और वह दुष्चरित्र है? मतलब तुम ऐसे बुरी फीलिंग्स अपने मन में रख रहे हो कि वो एक बुरे चरित्र की लेडी है। छी राम निहाल, तुम यह क्या सोच रहे हो? देखो तो हाथ में यह कौन सा चित्र है, क्या मनोरमा का है? कहते कहते श्यामा ने राम निहाल के हाथ से चित्र ले लिया। उसे आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे ये तो मेरा ही है। तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने की लड़कपन करते हो? यह अच्छी फांसी लगी है तुमको। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है, तभी कायरों की तरह यहाँ से बोरियां बांधना लेकर भागने की तैयारी कर ली है। मतलब सिर्फ एक संदेह है, किसी को यकीन नहीं है। जैसे राम निहाल को संदेह है कि क्या पता मनोरमा उसे प्यार करती है, ऐसे ही राम निहाल को ऐसे भी लग रहा है कि मैं श्यामा को प्यार करता हूँ। बट श्यामा सारे संदेहों को दूर कर देती है। वो मनोरमा की भी सच्ची फीलिंग्स के बारे में बता देती है और खुद के बारे में भी बता देती है। राम निहाल हतबुद्धि अपराधी सा श्यामा को देखने लगा, जैसे उसे कहीं भागने की राह ना हो। मतलब उसे अजीब सा फील हुआ एट दैट टाइम। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगी, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है। तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में पड़ना भी मत। हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है, जाओ उसकी सहायता करके लौट आओ। तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुमको अभी यहीं रहना होगा, समझे? अभी तुमको मेरे संरक्षता की आवश्यकता है। उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उसे पटना जाकर ब्रज किशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। मतलब एक बेस जिसका है ही नहीं, आधारहीन बातों के संदेह के कारण ही इतना राम निहाल उलझा हुआ था। ठीक है, राम निहाल धीरे से उठकर नहाने चला गया। बेटा देखिए, रिटन असाइनमेंट में मैंने आपका विशेषण टॉपिक भी लिया है ग्रामर का। ये आपने, क्योंकि आपकी 10th क्लास है ना, इसीलिए आपने 237 से लेकर एंड तक करने हैं। मैंने पेज नंबर मेंशन किए हुए हैं उसमें। ठीक है, थोड़ा आपको बता दूं कि विशेषण होता क्या है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काली बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है, मोटा आदमी दौड़ नहीं पाया, जस्ट लाइक दैट। देखो आपके जो एग्जामिनेशन में आएंगे ना, जैसे धर्म आएगा लिखा हो, आपने धार्मिक लिखना है। इसे कैटेगराइज किया हुआ है। इक प्रत्यय जोड़कर आप कौन कौन से विशेषण बना सकते हो? वेद का वैदिक, देह का दैहिक, ठीक है, इत का घृणा का घृणित, ऐसे ही सभी विशेषण हैं, आपने पूरे करने हैं ये। इसे कैटेगराइज सिस्टम में याद करना सो दैट आपको अच्छे से याद हो जाए। और जब आप विशेषण लिखते हो ना, तो उसमें फीलिंग आनी चाहिए कि एक विशेषण शब्द है। ठीक है, जैसे धार्मिक शब्द से हमें पता चलता है कि धर्म से जुड़ा हुआ टॉपिक है या कोई बात है। जैसे अभी ये शक्ति, शक्तिमान, शक्ति का शक्तिशाली भी बन सकता है, शक्तिमान भी बन सकता है। शक्तिमान से पता चलता है कि ऐसा पर्सन जिसमें शक्ति है। दूध, दूध वाला, जैसे दूध वाला नाम से ही पता चल गया कि दूध का काम करता है ये बंदा, है ना। मतलब उस शब्द से हमें किसी चीज़ की, किसी भाव की या किसी व्यक्ति के विशेषता पता चले, ऐसे आपने विशेषण बनाने हैं। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।